बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का फैलाव दोबारा से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हम लोगों ने आपको हर तरह के तालीमी नुकसान से बचाने के लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का जैसे पिछले साल आगाज़ किया था, इस बार फिर दोबारा से इन्हीं क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है ताकि आपको हर तरह के तालीमी नुकसान से बचाया जा सके। आज पाक स्टडी का आपका लेक्चर नंबर है 1। आप अपनी बुक की तरफ आइए। बुक का पेज नंबर है 1 आपका, और चैप्टर है आपका पाकिस्तान की नज़रियाती एसास। चैप्टर नंबर भी 1 है आपका। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी मैं नज़रिए की तारीफ, माखज़ और अहमियत। पाकिस्तान की नज़रियाती असास कहते हैं बुनियाद को, कि नज़रिए की बुनियाद क्या है पाकिस्तान की। हाथों में बेटा अपने पेंसिल रखिए। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो अंडरलाइन करवाती जाऊंगी, क्योंकि ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती है। शुरू करते हैं। बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या। इसको अंडरलाइन कीजिए कि पाकिस्तान का जो क़याम है 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है। इस वाक़ये के पीछे एक मजबूत नज़रिया कारफरमा था। नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नज़रिए की तारीफ शुरू करने से पहले बेटा थोड़ा सा नज़रिए के बारे में आपको बता दूं कि नज़रिया कोई हाथ में पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, या कि ये एक सोच और फ़िक्र है। कोई भी काम जब आप करते हैं, आपके जहन में कोई फ़िक्र, कोई सोच, कोई फ़िक्री खाका बनता है, कोई नक्शा सा उभरता है, और उस काम के हसूल के लिए आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसको नज़रिया कहते हैं। लफ्ज़ नज़रिया अपनी तारीफ़ और मायने के एतबार से समाजी दानिश्वरों के दरमियान इख्तलाफ राय का बायस रहा। मुख्तलिफ अदबार के मकातब फ़िक्र और मुहक्किकीन ने इसे अपने अपने अंदाज में बयान किया। मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद, यानी नज़रिया मायने के लिहाज से क्या है, सोच या फ़िक्र है, जबकि इस्तिलाही मायनों में नज़रिए की तारीफ़ हम इस तरह भी करते हैं, किसी शय के वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है और कायम होता है, इसे नज़रिया कहते हैं। किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाए गए फ़िक्री खाके को भी नज़रिया कहते हैं। किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर, यानी सब लोगों का एक ही बात पे मुत्फिक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके किसी के हसूल की कोशिश पर आमादा कर दे, नज़रिया कहलाता है। अब नज़रिए की मुकम्मल तारीफ़ क्या है ये देखिए। नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़े तफ़क्कुर पर रखी गई और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, मसलन सियासी, मौशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाएअमल बनाया गया हो। ये तो नज़रिए की एक मुकम्मल तारीफ़। आ जाते हैं नज़रिए के माखज़ की तरफ। नज़रिए के माखज़ यानी सोर्सेज क्या है नज़रिए के। सबसे पहला माखज़ है मुश्तरका मज़हब। मज़हब महज इबादत का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये कौम की पूरी मौशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। यानी मज़हब सिर्फ नमाज़ें पढ़ना, रोज़ा रखना और इन्हीं की अदायगी के दरमियान नहीं घूमता, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी, हमारी मौशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाको हिंद में कई हिंदू तहरीकों ने जन्म लिया, जिनमें आर्य समाज और ब्रह्मो समाज शामिल थे, जिनका मकसद हिंदुइज़्म की अशात करना, यानी हिंदू अपने मज़हब को फैलाना चाहते थे और मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते थे। आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी। पंडित दयानंद सरस्वती को अंडरलाइन कीजिए। ये किसके बानी थे? आर्य समाज के बानी थे। इसने शुद्धि के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना, शुद्धि हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ बनाना था। ब्राह्मो समाज के बानी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, राजा राम मोहन रॉय थे। ये भी मुस्लिम दुश्मनी में किसी तरह भी कम न थे। इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ खूब तकारीर की। कांग्रेसी दौरे हुकूमत 1937 से 39 तक, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेसी दौरे हुकूमत कितने साल तक कायम रहा। इस ख्याल को इन्होंने मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा पॉइंट है इसका मुश्तरका सियासी मकासद।
مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی۔ انگریزوں کی آمد سے برصغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا، جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے عمل میں لایا جاتا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابھرنے لگا۔ جمہوری نظام حکومت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں بیٹے، جمہوری نظام حکومت میں ووٹوں کی گنتی کر کے حکومت بنتی ہے۔ جس پارٹی کی ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہی نظام حکومت کو سنبھالتا ہے۔ برصغیر میں گو کہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمان اقلیت میں تھے، یعنی کم تعداد میں تھے، تو اسی لیے حکومت میں مسلمانوں کا حصہ کم تھا کیونکہ ان کے ووٹ بھی کم تھے۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد میں بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان کو سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دے دیا۔ بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تعلیم کو بالکل ہی رد کر دیا۔ یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پہ ہوا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ اسلام۔ اس کو انڈرلائن کیجئے اور بتائیے یہ بھی کہ اس کو انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی کب؟ جب برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ دونوں امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان دونوں کو ہی انڈرلائن کر لیجئے۔ اور ہمارے علماء کا کیا رد عمل تھا؟ اگر یہ کویشچن آ جاتا ہے تو آپ بتائیے گا کہ علماء نے انگریزی زبان کو سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا، اور کئی مسلمانوں نے تو اس نظام تعلیم کو مکمل ہی رد کر دیا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس کا مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں آپ نے 8 کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، مستقبل میں بھی وہ مسلمان دوبارہ سے اس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی سخت ہو گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم کیے جانے لگے۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے کاروبار اور تجارت کے مواقع بالکل ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر کسی بھی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پہ قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ بس اسے انڈرلائن کیجیے گا۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت نے جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر ملدخت بڑھایا تو انہیں اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس کا رسم الخط کو انڈرلائن کیجیے کہ اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ عربی ہے، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ ان دونوں کے رسم الخط کو انڈرلائن کیجیے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کویشچن بھی اور MCQ کے فارم میں بھی۔ لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دینے کا درجے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے اور لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنی پہچان کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ تو تھے نظریے کے ماخذ۔ 5 اس کے پوائنٹ ہے، میں نے 5 ہی آپ کو مشترکہ مذہب، سیاسی مقاصد، تعلیمی مقاصد، معاشی مقاصد اور ثقافتی مقاصد پڑھایا آپ کو، ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ بھی انڈرلائن کروائیں۔ اب ہم نظریے کی اہمیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اقوام اس کی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے واقعات کار فرما ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتا ہے۔ معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ طاقتور بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی اور ان کا نظریہ کیا کہلایا؟ نظریہ مساوی حقوق کا حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں
महरूमी ने मसावी हकूक़ हसूल के लिए इनके अंदर एक नज़रिया जन्म लिया। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपनी समाजी सियासी हकूक़ के असूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की तो इसकी वजह से अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था, जिसने मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा कर दी और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पसे पर्दा तारीख़, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासर शामिल हैं। यही अनासर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ नज़रिए के अनासर या वो कौन सी चीज़ें हैं जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं, उन अनासर में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसको यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। तारीख़, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब, ये तमाम अनासर हैं जो नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। आगे नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम पढ़ लेते हैं। नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। यानी हज़ारों साल ये लोग इकट्ठे रहे, उठे बैठे, खाया पिया, लेकिन फिर भी इनका मज़हब, इनका रहन सहन, इनकी तहज़ीब व सकाफ़त, हर चीज़ एक दूसरे से अलग रही। एक मौका पर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने फरमाया, पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। नज़रिए की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाए अमल था जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई, जिसको वाज़ा करने का मकसद इस्लाम को एक तहज़ीबी, सकाफ़ती, तमद्दनी, सियासी और मुआशी निज़ाम के तौर पर नाफिज करना था। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया, यानी पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है, नज़रिया पाकिस्तान की ये हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है, जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमानान हिंद ने शौरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुसलमान मुमलिकत के क़याम की जदोजहद की। अब जो मैं ज़ैल में नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ पेश की गई है, तो स्टूडेंट आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम बताइए। तो ये तारीफ़ लिखनी है, पहले ये लाइन अंडरलाइन कीजिए शुरू में, नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, और आगे आपने जो तारीफ़ लिखनी है ये देखें मैंने निशान लगाया है, आप भी निशान लगाइए। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमानान बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। यहाँ ये तारीफ़ मुकम्मल हो जाती है। आगे तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद की। ये था आज का आपका टॉपिक। इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने अंडरलाइन की वो आप लोगों ने याद करनी है। आपका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का नज़रिए की अहमियत और नज़रिए के माखज़ आपने ये सारा याद करना है बच्चों, और जो चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं उन पर भी फोकस करना है। कोशिश कीजिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको आएंगे, तो आपने इसको साथ साथ याद करें और प्रैक्टिस कर लें इस पे कॉपीज़ पर लिख कर। लिखी हुई चीज़ कभी भूलती नहीं, इसलिए आपको मैंने ये लिखने के लिए कहा कि आप लोग घर हैं, आपके पास टाइम है, आप साथ साथ याद करें और साथ साथ लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। ये आज का लेक्चर था आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको इससे अगले टॉपिक पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।